नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज सबसे पहले बात होगी हिंदुओं के उस आक्रोश की जिसकी आग बांग्लादेश से अब भारत तक पहुंच गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसने सनातनियों को एकजुट कर दिया है। बांग्लादेश से लेकर भारत तक और दिल्ली से लेकर काठमांडू तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ आज कोलकाता में बड़ी संख्या में साधु संत सड़क पर उतरे। दीपू दास को इंसाफ दिलाने की मांग की, लेकिन बदले में साधु संतों को लाठी खाने को मिली। कोलकाता में साधु संतों पर लाठीचार्ज किया गया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ आग भड़क रही है। हिंदुओं के खिलाफ वहां पर हत्याएं हो रही हैं, उन पर आक्रमण किया जा रहा है। लेकिन इधर बंगाल इससे कुछ अलग तो नहीं। हिंदुओं के लिए अगर भीड़ एकत्रित हो, साधु संत अगर सड़क पर उतरे, तो क्यों उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं? ये तस्वीर कोलकाता की आपके सामने रख रहे हैं हम, जहां बड़ी संख्या में सनातनी सड़क पर उतरे। ये सब बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। दीपू दास के हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगाई, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। साधु संतों तक पर डंडे बरसाए गए। जनाब, ये बांग्लादेश नहीं, ये भारत है और भारत में ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में साधु संतों को घायल कर दिया गया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। प्रदर्शन तो दिल्ली में भी हुआ, प्रदर्शन भोपाल में भी हुआ, प्रदर्शन तो काठमांडू में भी हुआ। लेकिन प्रदर्शनकारियों में सिर्फ हिंदू संत ही नहीं बल्कि बौद्ध भिक्षु भी थे, जैन धर्मावलंबी भी थे। प्रदर्शन को कंट्रोल भी किया गया। लेकिन ये बात दिल्ली की थी। जब यही प्रदर्शन ममता बनर्जी की सरकार में होता है तो पुलिस साधु संतों पर लाठी चलाने से भी गुरेज नहीं करती। साधु संतों को घसीटा गया, प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया। ये बांग्लादेश नहीं, ये बंगाल है, हमारा अपना बंगाल। यहाँ पर तो लोकतंत्र है, फिर हिंदुओं के खिलाफ ये कानूनी डंडा क्यों था? शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन पर लाठीचार्ज क्यों था? सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। सनातनी संतों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है। एक दिन पूज्य करपात्री जी महाराज जिनको लाठी बरसाया था इंदिरा गांधी का सरकार, उसका नतीजा आज भारत देखा। संतों के ऊपर लाठी बरसाने का नतीजा भी देखेगा। ये बांग्लादेश कमीशन हम लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। हमारा हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है। जितना दिन हमारा हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं रहेगा, उतना दिन ये बांग्लादेश कमीशन यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसको हटा दिया जाए यहाँ से। अरे भाई, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, यहाँ पर बांग्लादेश का कुछ भी नहीं रहेगा। बांग्लादेशी गो बैक। एरा हिंदुओं के पास में नहीं है, एरा हिंदुओं के साथ में नहीं है, एरा माइनॉरिटी के साथ है। ये लोग हिंदू के साथ नहीं है, गद्दार है। कल भी ममता सरकार अटकाई है। कल भी हम लोग निजाम पैलेस से हम लोग शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में रैली किए थे। कल भी अटकाया है, आज भी अटकाया है। राज्य सरकार तो भाई राज्य सरकार क्यों डर रही है? किस लिए डर रही है राज्य सरकार? तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीर है जहां पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के खिलाफ अत्याचार पर लोग एकजुट हो रहे हैं। यहां भारत में जिहादी जमात के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं हिंदू, यहां बंगाल में। और बंगाल में जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं तो उनके ऊपर डंडे भी बरसाए जाते हैं, उन्हें घसीटा भी जाता है। बंगाल में विरोध करना मना है, ये सवाल है।
क्या बंगाल में विरोध करना मना है? बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का ये प्रोटेस्ट केवल कोलकाता में नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में आज हिंदूवादी संगठन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। कट्टरपंथी जमात के हाथ में खेलते हुए बांग्लादेश की हकीकत यह है कि वहां हिंदुओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं, इसलिए भारत से ये आवाज उठनी तो लाजमी है। आज ये तस्वीर बांग्लादेश की मीडिया को देखनी चाहिए, बांग्लादेश की सो कॉल्ड सरकार को देखनी चाहिए। भारत के खिलाफ बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा की बीन बजती रही। बांग्लादेशी हाई कमीशन की सुरक्षा को खतरे में बार बार कह के ये सवाल उठाए गए, लेकिन तस्वीरें देखिए, हकीकत देखिए। हजारों की संख्या में हिंदूवादी संगठन, सामाजिक संगठन के लोग दिल्ली की सड़कों पर उतरे, लेकिन बांग्लादेशी हाई कमीशन तक पहुंच नहीं पाए। भारत की चुप्पी को भारत की कमजोरी मत समझना। ये आवाजें लगातार यहां से उठती रही। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने पूरी संजीदगी के साथ कंट्रोल किया। और बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें तो आपको याद ही होगी। बांग्लादेश में तो भारतीय उच्चायुक्तों को निशाने पर भी लिया जा रहा है। लोकतंत्र से लेकर मानवाधिकार सबका उल्लंघन बांग्लादेश में हो रहा है, लेकिन भारत में इसके खिलाफ आवाज उठ रही है और तब तक उठती रहेगी जब तक कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं हो जाता। एक बैरिकेड को खींचकर ले आए हैं और अब पुलिस बिना बैरिकेड के रह गई है और अब आगे जाने के लिए यहाँ एक बार फिर टकराव देखा जा रहा है। लोग यहाँ जिस तरीके से बैरिकेड हटाने के बाद युवाओं में गुस्सा है, उसके बाद एक बार फिर आगे जाना चाह रहे हैं। पुलिस बाकी बैरिकेड को बचाने की कोशिश कर रही है। एक ह्यूमन वॉल बनाई गई है और ह्यूमन वॉल के जरिए लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये प्रदर्शनकारी अब अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैरिकेड को खींचकर बड़े अचानक तरीके से ले जाया गया है और अब पुलिस और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच एकदम फिर गुत्थम गुत्था बहस शुरू हो गई है और अब पुलिस की दीवार को तोड़ने के लिए, भेदने के लिए जो युवा प्रदर्शनकारी है वो आगे टकरा गए हैं और पुलिस ह्यूमन चेन के जरिए उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पहले झटके में इस चेन को तोड़ दिया गया है और कुछ प्रदर्शनकारियों को अंदर खींच लिया गया है, जिनको अब पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर टकराव हो रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है और अब यहाँ जो पुलिस खड़ी थी उसके पास कोई बैरिकेड की सुरक्षा नहीं है और अब ह्यूमन वॉल को भी तोड़ दिया गया है और अब प्रदर्शनकारी बस की तरफ बढ़ गए हैं। आगे रोकने के लिए यहाँ बस को रखा गया था, लेकिन अब बस को पार कर लिया गया है और प्रदर्शनकारी बस से आगे ना बढ़ पाए, इसीलिए उन्हें बस के अंदर ले जाया जा रहा है और बाकी सबको धकेलकर बाहर किया जा रहा है। तो यहाँ जो लोग आए थे उनको पकड़ा जा रहा है और पुलिस उनको अंदर लेकर जा रही है। यहाँ इस वॉल को तोड़ने के बाद जो लोग आगे बढ़े थे उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है और बस के जरिए इन लोगों को यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच यहाँ पूरे तरीके से नूरा कुश्ती देखने को मिली, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेड को तोड़ने में कामयाब रहे, कोई बैरिकेड नहीं बचा और अब सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ खड़ी है और जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें यहाँ बस में भर लिया गया है, लेकिन बस के अंदर भी वही पोस्टर है, बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेशी हाई कमीशन तक जाने से पहले ही रोक दिया गया। उन्हें हिरासत में लिया गया, बसेस में भरकर ले जाया गया।
लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये तो अभी झांकी है। अगर यूनुस सरकार ने दीपू दास के हत्यारों को सजा नहीं दी तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। देखिए, ये जो बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता के नाम पर जो हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो वहाँ की सरकार, यूनुस सरकार, जो कट्टरपंथियों के नाम पर ये खेल खेल रही है, ये हिंदू विरोधी नहीं, भारत विरोधी, बल्कि मैं कहूँगा पूरे विश्व की मानवता के विरोधी ये काम हो रहा है। इसमें केवल हिंदुओं को नहीं किया जा रहा है ये टारगेट, ये संपूर्ण मानवता के, क्योंकि मैं समझता हूँ हिंदू मानवता का प्रतीक है, जो हिंदू संरक्षित करता है मानवता को। और ये जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन करेगा? केवल इस्लामिक देश 56 देश हैं। नीतीश कुमार जी ने हिजाब हटाया तो उस पर 56 देशों के छाती डोलने लगी। लेकिन अगर वहीं पे हमारे हिंदू भाई को जला दिया जा रहा है तो इन लोगों के मुंह नहीं फट रहे, इन लोगों के मुंह नहीं खोल रहे। हिंदू कब तक सहेगा? 4.5 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान इस भारत के अंदर हैं। हमारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, हमारे भाइयों को वहां मार रहे हैं। अगर यही सब चलता रहा तो 20-25 साल बाद घर के सामने तांडव होगा सर। हमारी बहन बेटियां भी नहीं बचेंगी। आज हमें इकट्ठा होना होगा, सर्व हिंदू समाज। यहाँ पर उठाई गई आवाज से बांग्लादेश पर दबाव बनाया जा सकता है। ये 100% दबाव बनाएंगे। आज हमारा सैनिक, ये हमारा दादा है और बहुत दादा है बंगाली समाज से, सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन से, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। आज बांग्लादेश एम्बासी गिराव देने आया दिल्ली में, इसलिए आया वहाँ पे दीपू दास को जिंदा जला। आपने जो प्रश्न किया मीडिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इम्पोर्टेंट प्रश्न रखा आपने, जे ये आवाज हम बांग्लादेश तक पूछ गया और ये बांग्लादेश सरकार, यूनुस सरकार पदक्षेप नहीं लिया, हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। यूनुस सरकार को हम दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं सनातनी राह। और ये हमारा 100% गारंटी है, ये एक्शन होगा और ये सॉल्यूशन निकालेगा और उनको अरेस्ट करके जिसने मारा उनको फांसी की सजा सुनाएगा। देखिए, ये भारत का लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था है। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग कर रहे थे। साथ ही वो हिंदुओं से जागने की भी अपील कर रहे थे। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि अगर हिंदू समाज नहीं जागा तो ऐसे में जो अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो समय दूर नहीं कि भारत में भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा। देखिए, हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया जा रहा है, ईरान से भगाया गया, इराक से भगाया जा रहा है, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। ये जिहादी यूसुफ जी, उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलता है वो पीस प्राइज भी वापस लिया जाए। शाह वो तमाशा देखती रही। दीपू के बाद 4 ऐसे और इंसिडेंसेस हो चुके हैं। रोज ऐसे लोग जलते हैं। वो दीपू अकेला नहीं चला है, उस दीपू के साथ साथ मैं भी वो दीपू हो सकती हूँ, आप भी वो दीपू हो सकते हो जो आगे जलाए जाएंगे। साथ बांग्लादेश में एक छोटा राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदुओं के लिए उन्हीं की मातृभूमि पे सेफ हो, जहाँ पे शरिया लॉ नहीं हो, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में उनके माइनॉरिटी के राइट्स रहे और एक हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, चुन चुनकर पीटा जा रहा है। इसके खिलाफ कोलकाता और दिल्ली में ही प्रोटेस्ट नहीं हुआ, बल्कि भोपाल से लेकर सूरत तक, नागपुर से लेकर हैदराबाद तक प्रोटेस्ट हुआ। भोपाल में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग सड़क पर उतरे, बांग्लादेश का पुतला फूका, बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की गई, जिहादी जमातियों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। बांग्लादेश के खिलाफ भोपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग भी शामिल थे। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कट्टर जिहादियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। साथ ही यूनुस सरकार से जल्द हत्यारों को फांसी देने की मांग की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तमाम मुस्लिम संगठन, मुस्लिम समाज इकट्ठा हुआ है और इस तरीके से
बात भी कर लेते। तस्वीरें आप पहले देख लीजिए इस तरीके से बांग्लादेश करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि आक्रोश साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात भी कर लेते हैं सर, क्या वजह है विरोध का? विरोध की वजह ये जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, जिस तरह से वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह के जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ हम लोगों का प्रोटेस्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इंसानियत के सिवा कोई रास्ता किसी को नहीं बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध बांग्लादेश ही नहीं भारत में भी हो रहा है। नेपाल से भी आवाजें उठ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। दीपू दास के हत्यारों को सजा देने की मांग उठी। दीपू दास की हत्या के विरोध में सनातनी एकजुट हैं। भारत में शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस बीच दीपू दास की हत्या पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ऑडियो बाइट जारी की। शेख हसीना ने कहा कि दीपू दास पर झूठा इल्जाम लगाया गया, उसने नबी की बेइज्जती की, इसका कोई सबूत नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, जिस तरह से उसकी हत्या की गई उस पर शेख हसीना ने सवाल पूछा, ये वहशी लोग कहाँ से आए हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने खिलाया, पिलाया और पढ़ाया लिखाया? इतना ही नहीं, उन्होंने दीपू दास के परिवार से धैर्य रखने की अपील की। कहा कि जब तक जिंदा हूं तब तक इंसाफ दिलाने का काम करूंगी। दीपू दास पर झूठा इल्जाम लगाया गया। उसने कहा कि उसने नबी की बेइज्जती की है। आज तक कोई सबूत नहीं दिखा पाया है, लेकिन उसे पकड़कर इस तरह टॉर्चर किया गया, इस तरह पीटा गया। सिर्फ मारा पीटा नहीं, बल्कि उसके पैर बांधकर आग में जला दिया गया। क्या ये इंसाफ है? लोगों ने देखा है कि कितने भयानक घिनौने हैं ये लोग। बांग्लादेश में कहाँ से आए? मैंने किसे खिलाया, पिलाया और पढ़ाया लिखाया? मेरे पास उन्हें दिलासा देने के लिए शब्द नहीं है। मैं आपका दर्द समझती हूँ। कोई भी पिता नहीं चाहता कि अपने बेटे की लाश उठाए। मैं और क्या कर सकती हूँ? प्लीज़ सब्र रखें। मैं यहाँ हूँ, जब तक जिंदा हूँ आपके साथ हूँ। चाहे कितनी भी दूर क्यों न रहूँ, आपको इंसाफ मिलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली, कोलकाता समेत पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इधर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यूपी सरकार बेहद सख्त हो गई है। योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश में छिपे एक बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। लखनऊ में तो बीएलओ के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी इस काम में जुटे हुए हैं। झुग्गी में, झोपड़ियों में जाकर संदिग्ध घुसपैठियों की पड़ताल की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसे कितने घुसपैठिए हैं? इन घुसपैठियों को बसाने का काम कौन करता है? इस रिपोर्ट से समझिए। एक्शन में योगी सरकार, घुसपैठियों पर प्रहार। ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च, घुसपैठियों की पड़ताल। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजागपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। एसआईआर के दौरान घर घर जाकर बीएलओ वोटर लिस्ट का सत्यापन कर रहे हैं। फार्म भरा जा रहा है। जिन व्यक्ति को निर्वाचन कार्ड बनवाना है वो अपना निर्वाचन कार्ड बनवाएं। एसआईआर के दौरान अब तक करीब 3 करोड़ नाम
अनट्रेसेबल पाए गए हैं, यानी ऐसे वोटर्स का पुराने वोटर लिस्ट में नाम तो है लेकिन वो अपने पते पर नहीं मिल रहे। इन्हीं अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें हिरासत में लेने के लिए यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है। ये अभियान मुख्य रूप से रात में चलाया जा रहा है क्योंकि पुलिस का मानना है कि दिन में घुसपैठिए काम के सिलसिले में बाहर होते हैं और रात में अपने ठिकानों पर लौट आते हैं। इस ऑपरेशन के तहत योगी की पुलिस बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की तलाश में जुटी है। उनके लिए डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है। यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। नाम कहां से? पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। ऑपरेशन टॉर्च के तहत पुलिस अधिकारी झुग्गी झोपड़ियों, सड़क किनारे बसेरा करने वाले लोगों, निर्माण स्थलों के मजदूरों, रेलवे स्टेशनों, होटलों और किराएदारों के दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। लखनऊ बीजेपी के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने जिलाधिकारी को 65 झुग्गी झोपड़ी बस्तियों की सूची सौंपी है। इन बस्तियों में अनाधिकृत और अवैध रूप से रह रहे लोगों की मौजूदगी बताई गई है। जिला प्रशासन से इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। बीजेपी ने बस्तियों में जाकर लोगों के पहचान पत्रों की जांच की मांग की है। लखनऊ बीजेपी ने अपने लेटर में लिखा है कि अगर अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के नाम वोटर लिस्ट में हैं, तो ये गंभीर मामला है। बीजेपी ने ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर इनके नाम वोटर लिस्ट से हटाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि प्रदेश में जितने भी घुसपैठी हैं उनकी पहचान की जाए, उनकी लिस्ट बनाई जाए, उसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में डाला जाए। इसके बाद कार्रवाई शुरू हुई है। नगर निगम ये कार्रवाई कर रहा है, पुलिस कर रही है और साथ में बीजेपी भी इस पूरी कार्रवाई में जुटी हुई है। हमारे साथ आनंद द्विवेदी हैं जो लखनऊ बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी एक सूची तैयार की है जिसमें बस्तियाँ जहाँ पर इनका कहना है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट है। ये किस तरह से तैयार की और क्या मिला? देखिए, ऐसा है कि जब हम एसआईआर के कार्यक्रम में लगे हुए थे, हमारे सभी BLA 2 जगह जगह जा करके देख रहे, तो ऐसी संभावित ये जो झुग्गियाँ हैं जिनमें उनको संदेह है कि हो सकता है कि इसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी हों और ये लोग अपना यहाँ वोट बनाकर भी यहाँ पर जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो उन लोगों ने, जो पार्टी वर्कर ने हमको जानकारी दी, उसी आधार पर ये सूची बना करके मैंने कल जिलाधिकारी महोदय को दिया है और आवश्यक कार्रवाई है तो उनको बोला है कि वह जो भी इसकी जांच हो उस जांच करके इन पर आवश्यक कार्रवाई करें। यदि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में भी अंकित हैं तो उनको भी कटवा करके उनको डिटेंशन सेंटर भेजने का कार्रवाई करें। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने इन झुग्गी झोपड़ियों की पहचान की है। बीजेपी का आरोप है कि इन घुसपैठियों को अवैध रूप से बसाया गया है और इसमें गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं। इनका इस शहर से कोई लेना देना नहीं। ये बहुत विकट समस्या है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे अनुमान से 50,000 अभी तक के घुसपैठिए ये लखनऊ की सीमा में हैं, बढ़ भी सकते हैं। अब आप ये सोचिए, घुसपैठी जब ये 50,000 की संख्या में है, जब ये मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वह अपने ऐसे नेता को चुनेंगे जो उनको संरक्षण देता है। तो यह खतरा है लखनऊ महानगर के लिए भी, प्रदेश के लिए भी। ऐसे लोगों का नाम भी कटना चाहिए और उनको डिटेंशन सेंटर भेज करके उनको वापस जहाँ से वो आए उनको भेजना चाहिए। एसआईआर को लेकर मचे घमासान के बीच सीएम योगी ने 2027 को लेकर चुनावी बिसात बिछा दी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं से उन्होंने वोटर लिस्ट में फर्जी नामों और घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है।
ये अवसर है इस सब फर्जी नाम के लिए आपत्ति करना है। हर बूथ से आपत्ति दर्ज होनी चाहिए फर्जी नामों के लिए। जो नए नाम भरने हैं उसके लिए भी आपके पास समय है। जिनके नाम काटने हैं उनके लिए समय है, और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस SIR की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। एक भी घुसपैठिया बच न पाए, इसके लिए पूरी गहनता से जांच की जा रही है। सियासी दलों के बूथ लेवल एजेंट भी बूथवार गायब वोटर्स की तलाश में BLO के साथ जुटे हुए। लखनऊ की ये कैंट विधानसभा सीट है और बाबू बनारसी दास वार्ड है। यहाँ हैदर कैनाल है, नाला है, और नाले के किनारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और पक्के घर भी बन गए हैं। अब लखनऊ में पुलिस अभियान चला रही है घुसपैठियों को पहचान करने का, नगर निगम चला रही है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता भी उतरे हैं सड़क पर, और यहाँ बीजेपी के लोग हैं, और ये घर घर जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर आधार चेक कर रहे हैं। आप लोग क्या क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग आधार चेक कर रहे हैं कि अगर बाहर से कोई आता है उसके विषय में बताएं और सूचित करें, क्योंकि बाहर से आकर के कोई गड़बड़ी करेगा तो यहाँ के लोग फंसेंगे जरूर। इसलिए हम लोग को सूचना दें, और अगर आप जितने सालों से नहीं उसका आप जरूर बता दें सही, लेकिन बाद में जांच हो कि आप बांग्लादेशी हैं तो वो आपके लिए दिक्कत का विषय होगा। और नया कोई आए तो जरूर बताइए, ठीक है माता जी? जैसे ये जांच कर रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए तो नहीं है कोई? नहीं। तो आपके इलाके में कैसे लोग रहते हैं? इस तरह सब अच्छे रहते हैं, हम लोग के सब। अभी तक 82% से ज्यादा वोटरों की मैपिंग 2003 की वोटर लिस्ट से की जा चुकी है। प्रदेश में कुल 15 करोड़ 40 लाख वोटर्स में से 2 करोड़ 95 लाख वोटर्स नहीं मिल रहे, और सत्यापन नहीं होने पर इनका नाम काटा जाना तय है। करीब 3 करोड़ यही अनट्रेसेबल वोटर्स चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों के लिए बड़ी सिरदर्दी बन चुके हैं। NCR का हिस्सा गाजियाबाद से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। गाजियाबाद में 4,41,944 वोटर्स की BLO तलाश कर रहे हैं, यानी 4 लाख से ज्यादा वोटर्स अब भी अनट्रेसेबल हैं। गाजियाबाद में अब तक 64.83% फॉर्म डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के अकबरपुर बहरामपुर गांव में हैं। यहाँ पर पोलिंग एजेंट सारे जो BLOs हैं वो बैठे हुए हैं, और उनके सुपरवाइजर यहाँ पर हैं। सर, आपका नाम क्या है, और आपने जब SIR की तो कितने वोट आपके पोलिंग बूथ के अंदर आते थे, कितने वाजिब पाए गए और कितने डिजीज या शिफ्टेड है? तो लगभग हमारे अंडर में 10 BLO थे और लगभग 1000 वोट हर एक के पास थे। यानी 10,000 वोट की जिम्मे आपकी। तो इसमें लगभग हम घर घर गए, गलियों में घूमे, ये माइक है, इस माइक से प्रचार करे, तो लगभग ये समझे 10% लोग ऐसे थे जो हमें नहीं मिले कई बार जाने के बाद भी। हादी की हत्या के बाद जमाते इस्लामी बांग्लादेश को सुलगाने पर तुले हैं। इधर मुल्ला मुनीर मजहबी मुनादी करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर लीबिया, लीबिया से लेकर सऊदी और तुर्की तक मुनीर मजहबी तकरीरें कर रहे हैं। वर्दी वाले मुनीर अचानक मुल्ला क्यों बन गए हैं? मुनीर जानते हैं कि वो भारत से पिट रहे हैं। इमरान नाम का जिन उनके खिलाफ खड़ा है। ट्रंप का गाजा प्लान मुनीर के लिए सिरदर्द बना है। क्या चारों तरफ से घिर रहे मुनीर के पास बचने का अब एक ही रास्ता है? फौजी की वर्दी पहनकर कट्टरपंथियों को मजहबी नशे की डोज देना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आख़रीन मिन दूनिकुम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। That time वक़ाल रजुलान मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून। So अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब फ़इज़ा दख़लतमूहु फ़इन्नकुम ग़ालिबून। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर
चारों तरफ से फंस चुका है। रावलपिंडी से लेकर कराची, गिलगित, रावलाकोट, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक मुनीर के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा है। आवाम के इस कहर से बचने के लिए मुनीर ने नया पैतरा शुरू कर दिया है। بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونكم لا تعلمونهم الله وينصركم الله فلا غالب لكم। हमने महसूस किया फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार। अब ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू सदक़ वअदहू व नसर अब्दहू व हज़म अल अहज़ाब वहदहू। मुनीर इन दिनों वर्दी वाला मौलाना बन गया। वो पहले पाकिस्तान के अंदर मौलवियों के सामने मजहबी तकरीर करता है। फौज की वर्दी में होने के बाद भी किसी कट्टरपंथी की तरह जिहाद का उपदेश देता है। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्री मिनकुम। फिर मुनीर वही काम दूसरे इस्लामिक मुल्कों में जाकर करता है। मुनीर पाकिस्तानी हथियारों का सौदा करने मुस्लिम मुल्क लीबिया पहुंचा था। लीबिया के बड़े बड़े फौजी अफसरान के साथ उसकी मीटिंग थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई मुनीर ने मौलाना वाला लाउड स्पीकर ऑन कर दिया। वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिकुम। मुनीर की तकरीर सुनकर लीबिया के फौजी अफसर हैरान थे, क्योंकि पाकिस्तानी फील्ड मार्शल किसी प्रोफेशनल सैन्य अधिकारी की तरह बात नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक मौलवी की तरह खुतबा देने लगा था। It is our religion in which Allah Almighty has ordained us to gather as much of power as possible. We were asked, Muslims, and that we were supposed to be ready with the utmost of our power to strike terror in the hearts of those that who are the enemies of Allah and our enemies, and those that we do not know but Allah knows. सवाल यह है कि आखिर लीबिया में मुनीर वर्दी वाला मौलाना क्यों बन गया? गद्दाफी के देश पहुंचकर मुनीर ने क्यों मुस्लिम ब्रदरहुड पर जोर दिया? मुनीर के मजहबी कार्ड की टाइमिंग क्यों अहम है, उसकी वजह भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मुनीर ने लीबिया में क्या-क्या झूठ परोसा। The moment you throw out the fear, then you can do any wonder in this world that you want to. And Alhamdulillah, Pakistan learned this lesson long ago. So that is why we said that we will do anything possible, but we will have our own technology. In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. Every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. Yeah, in terms of any assistance that you need from Pakistan, that will be available at your doorsteps, inshallah. लीबिया के बाद मुनीर सऊदी अरब भी पहुंचा। मुनीर को सऊदी सरकार ने अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज मेडल और एक्सीलेंस से नवाजा। खबर है कि यहाँ वो उम्रा भी करेगा। मुनीर इस वक्त दो काम कर रहा है। पहला, मुस्लिम मुल्क घूम घूम कर झूठ बोल रहा है, और दूसरा, मुल्ला बनकर इस्लामिक दर्स दे रहा है। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया है। वअल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्ज़ि मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है।
वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनिया इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल, तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिकुम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियान मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़ा वअदहु व नसरा अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। मुनीर दौड़ दौड़ कर मुस्लिम वर्ल्ड क्यों जा रहा है? क्योंकि वो खुद को सैन्य अधिकारी से ज्यादा मौलवी दिखा रहा है। उसकी दो बड़ी वजह है। पहली, इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की 80% से ज्यादा अवाम मुनीर की खून की प्यासी हो रही है। दूसरी, अमेरिका को खुश करने के लिए मुनीर गजा में अपनी फौज भेजने वाला है, जिसे लेकर पाकिस्तानी कट्टरपंथी बहुत ज्यादा खफा है। फील्ड मार्शल साहब लिबिया गए थे, आप सबको पता है। 3 दिन पहले उनके प्रोटोकॉल वगैरह की वीडियोस आई थी, उसके बाद से अचानक वो गायब हो गए। हो सकता है वो इन दिनों के अंदर किसी और जहाज पर किसी भी तरीके से अमेरिका का खुफिया दौरा भी कर लें और वहां मुलाकातें भी कर लें, और जो रॉयटर्स की स्टोरी है वो ठीक दुरुस्त साबित हो जाए कि वो तो पिछले 3 दिन से सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उम्रा करने के लिए भी वो जाएंगे। तो फिर हमारी वो जो तज्जिया ही था, खबर तो नहीं थी क्योंकि हमें किसी ने बताया था कि उम्रा करने जाएंगे। अब उनका जहाज पिछले 3 दिन से सऊदी अरब में पार्क है। अब ये जरूरी नहीं है कि फील्ड मार्शल भी सऊदी अरब में ही है, हो सकता है जहाज लिबिया से उड़कर सऊदी अरब आ गया हो और फील्ड मार्शल साहब किसी और के जहाज पर बरतानिया पहुंच गए हों या अमेरिका पहुंच गए हों या किसी और मुल्क पहुंच गए हों और फिर वहां से सऊदी अरब आए और अपने जहाज को वहां से लें और फिर आगे रवाना हों। और ये भी हो सकता है कि उम्रे के लिए, और वहां पर बैकग्राउंड में जो मीटिंग्स आजकल चल रही हैं गजा फोर्स के ऊपर, वहां पर वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। लेकिन ये तो हम आपको पिछले व्लॉग में बता चुके हैं कि फील्ड मार्शल साहब इस वक्त मॉनिटर हैं, वो इस वक्त चौधरी हैं इस सारे काम के। और ना सिर्फ वो अपनी फोर्स भेजेंगे बल्कि बाकी सब के दरमियान में भी वो एक डील काट के देंगे। अच्छी सर्विसेज मीडिएट कर रहे हैं सबके, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए और उनके साथियों के लिए। मुस्लिम दुनिया के अंदर माहौल साजगार बना रहे हैं उनके लिए, ताकि फोर्स के इंतजाम में उनको कोई परेशानी ना हो। मुनीर के धार्मिक भाषणों की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर इस वक्त मुनीर के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इमरान खान को लेकर अब उनके समर्थक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। आज फिर मंगलवार है। रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर इमरान के समर्थकों का हुजूम जुटना शुरू हो चुका है। इमरान की बहनें आज फिर अपने भाई से मिलने अडियाला पहुंच रही हैं, लेकिन मुनीर ने सख्त ताकीद कर रखी है कि इमरान से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाए। आसिम मुनीर साहब ने जिद पकड़ी हुई है कि इमरान खान को मैं इमरान खान की बहनों से नहीं मिलने दूंगा और इमरान खान का कोई पैगाम जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, क्योंकि इमरान खान के पैगाम के साथ बड़ी एनर्जी भी आती है, उसके पैगाम के साथ बहुत सख्त मौक़िफ़ भी आता है, और इमरान खान के पैगाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तहरीक पैदा हो जाती है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब ये ख़तरा लेना नहीं चाह रहे
वो पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है। एक नई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो गई है। दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं वो ये जानते हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती की जा रही है। आलमी मीडिया इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अडियाला के बाहर हर मंगल को तमाशा लगा दिया जाता है, हर जुमेरात को तमाशा लगा दिया जाता है। और अब इमरान खान साहब की बहनें लगातार कई महीनों से नाकाम होती चली जा रही हैं। गो कि एक मुलाकात 2 दिसंबर को हो पाई थी, मुख्तसर मुलाकात, और उससे पहले और उसके बाद अब तक लगातार इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया। अब इमरान खान साहब को आज मिलवाया जाता है या नहीं मिलवाया जाता ये तो पता चलेगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तहैया किया कि वो कारकुनों को बड़ी तादाद में लेकर जाएंगे और कारकुन अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहेंगे और इमरान खान की बहनों के साथ इज़हार यकजहती करेंगे।